हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप फाइल को बनाने वाले हैं, जिसमें हम आज पाठ योजना नंबर 7 और पाठ योजना नंबर 8 को बनाएंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में आपको 1 से लेकर 6 तक पाठ योजना बनवा दी गई है। तो इस वीडियो में हम 7वीं और 8वीं पाठ योजना तैयार करेंगे और ऐसे ही आपको अपनी इंटर्नशिप फाइल में लिखना होगा जिस तरीके से आपको बताया जाएगा। 20 लेसन प्लान आपके कंप्लीट कराने हैं, तो 20 के 20 लेसन प्लान आपको बहुत ही जल्द 2-2, 3-3, 4-4 करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक वीडियो आपको शाम को मिलने वाली है जिसमें हम पाठ योजना नंबर 9 और 10 कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से एक दिन में 4-4 योजनाएं आपको दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द आप लोग सभी अपनी इंटर्नशिप की फाइल को कंप्लीट कर ले, क्योंकि काफ़ी सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनकी लगभग कंप्लीट होने वाली है इंटर्नशिप। तो सभी को ध्यान में रखते हुए पहले ही आप सभी को इंटर्नशिप फाइल प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बनाते हैं पाठ योजना नंबर 7। तो चलिए देखते हैं 7वीं पाठ योजना हम किस विषय की बनाएंगे। यहाँ आपकी 7वीं और 8वीं जो पाठ योजना होगी वो आपकी दोस्तों संबंधित है गणित विषय से। गणित विषय की पहले भी हम 2 पाठ योजना बना चुके हैं, तो इसी तरह मिक्सअप करके बनाएंगे। ठीक है, हिंदी की भी बना चुके हैं, संस्कृत की भी बना चुके हैं। तो आज जो हम बनाएंगे इस वीडियो में 7वीं और 8वीं पाठ योजना दोनों गणित विषय से संबंधित होगी। टॉपिक क्या क्या होंगे 7वीं पाठ योजना में? आपको अपव्यय व गुणनखंड और महत्तम समापवर्तक के बारे में आप लोग सीखेंगे। और इधर आपको वही सब सेम चीज़ें लिखने हैं जो कि आपको पहले बता दिया गया है कि कंटेंट आपको किस तरीके से लिखने हैं, विषय सूची कैसे लिखनी है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। तो चलिए 7वीं पाठ योजना का हमने टॉपिक देख लिया है, अपव्यय व गुणनखंड। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पाठ योजना नंबर 7 और उसके तुरंत नीचे आपको छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, जैसा कि प्रत्येक पाठ योजना में लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपको हेडिंग लगानी है प्रकरण। प्रकरण आपका है यानी टॉपिक आपका है अपव्यय एवं गुणनखंड, जिसके सामान्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला सामान्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और दूसरा सामान्य उद्देश्य होगा छात्रों की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता को विकसित करना। तीसरा आपका सामान्य उद्देश्य है छात्रों को गणितीय उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आपने लगाना है विशिष्ट उद्देश्य। गाइस, अगर कहीं पर 1-2 वर्ड्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको उसे क्लियरली बोल करके बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होने चाहिए। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? छात्र अपव्यय एवं अपवर्तक का प्रयोग गणितीय प्रश्नों को हल करने में कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान से संबंधित एक नोट लिखना होगा जिसमें आप लिखेंगे, हेडिंग लगाइए पूर्व ज्ञान। छात्रों को गुणा भाग की प्रक्रिया की जानकारी है। इतना आप पहले से मान करके चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले चैप्टर में आपने गुणा करना सिखाया था मैथ्स की क्लास में। तो सहायक सामग्री देख लीजिए आपको क्या क्या प्रयोग करनी है इस चैप्टर में, वो हेडिंग लगाइए। चौक, डस्टर, चार्ट आदि ये सभी सहायक सामग्री का प्रयोग आप करेंगे। देन आपको हेडिंग लगानी है प्रस्तावना। उसके लिए आपको अपने पेज को 2 हिस्सों में विभाजित करना है। पहला होगा छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा होगा उसका उत्तर, जिसमें आप कुछ प्रश्न करेंगे बच्चों से। जैसे कि पहला प्रश्न होगा 9 में 3 कितनी बार शामिल है? तो आप बताएंगे कि 3, बच्चे बताएंगे कि 3 बार, क्योंकि उनको आपने गुणा करने पहले सिखा चुके हैं आप, इसलिए वो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न होगा संख्या 12 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है? तो सभी लोग बता देंगे कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 से। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न करना है जो आपके विषय से, आपके टॉपिक से संबंधित सभी विद्यार्थियों को करेगा।
संख्या 12 जिन संख्याओं से विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे तो वहीं पर उनको आ जाएगी समस्या। तो समस्यात्मक प्रश्न के आते ही आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे, बच्चों आज हम गुणनखंड एवं अपवृत्य का अभ्यास करेंगे। फिर आपको करनी है उसकी चैप्टर की प्रस्तुतिकरण। उसमें आप समझाएंगे कि वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे अपवृत्य कहते हैं। यहाँ संख्याएं 4, 8, 12 और 16 संख्याएं 2 व 4 की अपवृत्य है। इतना बताने के बाद गाइज आपको चलना है फिर आगे। वहाँ आपने इसके बारे में कुछ रूल्स बताने हैं। 2 पॉइंट लिखेंगे कि किसी संख्या का अपवृत्य उस संख्या को बांट देता है। दूसरा है किसी संख्या का अपवृत्य उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर ही मिलता है। ठीक है, ये रूल बता दिया आपने कि किस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद आप गुणनखंड करके दिखाएंगे। 6 गुणा 3 का मान कितना होगा? तो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे 18 होगा। यहाँ संख्या 18 क्या कहलाएगी? तो बच्चे बता देंगे कि अपवर्तक कहलाएगी, क्योंकि आपने अभी अभी उनको समझाया कि अपवर्तक क्या होता है। संख्या 6 व 3 क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण करना है अपनी जिस चैप्टर को आप पढ़ाने जा रहे हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होती है जब पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आपने गुणनखंड के बारे में भी बता दिया है। देन आपको कुछ शामपट कार्य करना होगा। इस तरीके से आप चार्ट पेपर को कटिंग करके अपनी नोटबुक में चिपका कर उसको शामपट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे कि रिक्त स्थान भरे। इस तरीके से आपको 2 से 3 प्रश्न शामपट पर लिखने होंगे कि 3 गुणा 8 बराबर होता है किसके? 12। तो डैश एवं डैश का अपवर्त्य रूप 24 है। तो आपको बताना है कि किसका होगा। इसी तरीके से आपको एक और प्रश्न देना है कि 15 गुणा 13 बराबर होता है 45 के। तो 15 एवं 3 का अपवर्त्य 24 डैश है। तो आपको यहाँ पर इतनी जानकारी देनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आपको दोस्तों निरीक्षण कार्य करना है। शामपट पर कार्य देने के बाद फिर आप छात्र अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों से अभ्यास पुस्तिका पर शामपट कार्य को उतारने के लिए कहेंगे, वे उनका निरीक्षण करेंगे। ये हो जाता है निरीक्षण कार्य। उसके बाद आपने प्रश्नों की पुनरावृत्ति करनी है ताकि उनको सही से सभी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। तो पुनरावृत्ति में आप फिर से वही प्रश्न लेंगे जो आपने शामपट पर दिए थे कि 3 गुणा 8 बराबर 24 है। तो डैश और डैश का अपवर्त्य 24 है। इसी तरीके से आपको दूसरा प्रश्न भी रिपीट करना होगा कि 15 गुणा 3 बराबर 45 है। तो 15 और 3 का अपवर्त्य डैश है। उसके बाद आपको देना होगा गृह कार्य। गृह कार्य में आप लोग दे सकते हैं कि 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखे, 5 व 6 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखे। और अपवर्त्य किसे कहते हैं, यानी जितना भी आपने पढ़ाया इस टॉपिक में उसी से संबंधित आपको गृह कार्य देना होगा। और इसी के साथ आपकी 7वीं पाठ योजना हो जाती है कंप्लीट। अब चलिए हम चलेंगे 8वीं पाठ योजना पर, जो कि आपकी गणित विषय से ही संबंधित होगी। आपको पहले ही बता दिया गया था कि दूसरी पाठ योजना भी आपकी गणित विषय की आज हम बनवाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है पाठ योजना नंबर 8, फिर छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय। इन सभी जानकारी को लिखने के बाद प्रकरण पर आ जाइए। महत्तम समापवर्तक, सामान्य उद्देश्य लिखना होगा। उसके बाद आपको यही परफॉर्मा आपका प्रत्येक पाठ योजना का रहने वाला है। तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम हर एक पाठ योजना में यही परफॉर्मा यूज़ कर रहे हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और छात्रों में बौद्धिक तार्किक क्षमता का विकास करना।
उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे, जिससे छात्र महत्तम समापवर्तक की जानकारी का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान जानेंगे बच्चों का कि छात्र संख्याएं व उनके सार्वगुणनखंड से परिचित है, क्योंकि आपने इससे पहली पाठ्य योजना में यानी इससे पहले दिन आपने उनको गुणनखंड करने सिखा दिए हैं। अब आपको बतानी है कि सहायक सामग्री आप क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो जैसे चौक, डस्टर, चाम्पट आदि, इन सभी चीज़ों का आप लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब इससे आगे आपको दोस्तों प्रस्तावना लिखनी होगी, जिसमें आप प्रत्येक बार की तरह इस बार भी अपने पेपर को 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे। पहला होगा छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरी में होगी छात्र का उत्तर या छात्र क्रिया। इसमें आप लोग कुछ प्रश्न करते हैं और बच्चे को एक ऐसे प्रश्न पर ला कर के छोड़ते हैं जहाँ पर उसको समस्या उत्पन्न होती है और फिर वहीं से सिखाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 12 के गुणनखंड बताए। तो बच्चे आसानी से बता पाएंगे क्योंकि इससे पहली क्लास में आप सिखा चुके हैं। फिर आप पूछेंगे 36 के गुणनखंड बताए, तो वह भी बच्चों ने बता दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 व 36 का महत्तम समापवर्तक बताए। तो यहाँ पर उनके सामने समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि उनसे पहले उन्होंने महत्तम समापवर्तक नहीं जाना था। तो आप उद्देश्य कथन बोलेंगे अब कि बच्चों आज की क्लास में हम महत्तम समापवर्तक की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आपको उसका प्रस्तुतिकरण करना है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से वह संख्या होती है जिससे वह संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। अतः 32 एवं 96 से उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 32 हो जाएगा। अतः दोनों का महत्तम समापवर्तक 32 होगा। उसके बाद आपको शामपट कार्य के लिए 2 प्रश्न देने हैं कि 35 और 105 का मैसे बताइए और 44, 46, 26 का मैसे बताइए। टॉपिक से संबंधित ही आपको प्रश्न करने हैं। अब उसके बाद आपको करना है निरीक्षण कार्य। तो छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्नों की करानी है आपको। जो प्रश्न आपने शामपट पर दिए हैं उन्हीं प्रश्नों को आप यहाँ पर दोबारा से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। देन आपको देना होगा बच्चों को होमवर्क, गृह कार्य। तो हेडिंग लगा लीजिए और कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए कि निम्न का में से ज्ञात करें। कुछ संख्याएं आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको दी गई है यहाँ पर ये संख्याएं भी आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का 10वां आप कह लीजिए नहीं 8वां, 7वां और 8वां पाठ्य योजना भी कंप्लीट होती है। ठीक है, और शाम को आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको 9 व 10वीं पाठ्य योजना भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी लोग अपनी पाठ्य योजना को जल्दी जल्दी बना करके इस कार्य को समाप्त करें और अपनी तृतीय सेमेस्टर की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।